पहला प्रश्न है, बाजार में नियमों तथा विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाएं। उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, बाजार में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कई परिस्थितियों में उपभोक्ता प्रायः स्वयं को कमजोर स्थिति में पाता है। खरीदी गई वस्तु के संबंध में उपभोक्ता द्वारा जब कोई शिकायत की जाती है तो विक्रेता द्वारा सारी जिम्मेदारी क्रेता पर डालने का प्रयास किया जाता है, मानो बिक्री के पश्चात विक्रेता की कोई जिम्मेदारी ही नहीं होती। बाजार में इस शोषण के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे व्यापारी द्वारा अनुचित व्यवहार करना, उचित वजन से कम तौलना या फिर ऐसे शुल्कों को जोड़ दिया जाना जिनका पहले कहीं वर्णन नहीं होता है, इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई? इसके विकास के बारे में बताएं। उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत के लिए प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। पहला है अत्यधिक खाद की कमी, दूसरा है जमाखोरी तथा कालाबाजारी और तीसरा है खाद्य पदार्थों एवं खाद्य तेल में मिलावट। उपरोक्त कारणों की वजह से 1960 के दशक में भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत हुई और 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थान बड़े पैमाने पर उपभोक्ता अधिकार से संबंधित विभिन्न प्रकार के आलेखों का लेखन तथा प्रदर्शनियां आदि आयोजित करने लगे थे। इस दौरान सड़क यात्रा, परिवहन में अत्यधिक भीड़ और राशन दुकानों पर होने वाले अनुचित कार्यों पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दलों की स्थापना की गई। तीसरा प्रश्न है, दो उदाहरण देकर उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत का वर्णन करें। उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, निम्नलिखित उदाहरणों से हम उपभोक्ता जागरूकता की जरूरत को समझ सकते हैं। पहला है, गलत इलाज के कारण रेजू मैथ्यू में आई दिमागी असामान्यता के लिए रेजी के पिता द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण समिति में 5 लाख के मुआवजे का दावा किया गया। इस मामले में जांच के बाद राष्ट्रीय समिति ने अस्पताल को चिकित्सा में लापरवाही का दोषी पाया तथा हर्जाना देने का निर्देश दिया। दूसरा है, बिजली का बिल मीटर द्वारा दर्शाई गई यूनिटों की अपेक्षा अत्यधिक आने की शिकायत करने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा बिना किसी कारण के कनेक्शन काट देने की शिकायत अमित ने जिला उपभोक्ता अदालत में की। जांच के पश्चात समिति ने अमित की शिकायतों को सही पाया तथा बिजली विभाग को 7,000 रुपये अदालती खर्चे के साथ अमित को हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया। प्रश्न संख्या 4 है, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, बाजार में उपभोक्ता के शोषण के लिए जिम्मेदार कारक निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है सीमित आपूर्ति। जिन वस्तुओं की पूर्ति बाजार में कम होती है, दुकानदारों द्वारा उनकी जमाखोरी को बढ़ावा दिया जाता है। फलस्वरूप उनकी मांग ज़्यादा तथा आपूर्ति कम होने के कारण उनकी कीमत बढ़ती है तथा उपभोक्ताओं का शोषण होता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बोल सकते हैं कि पूजा के मौसम में फलों का अधिक कीमत पर बाजार में बिकना। दूसरा उदाहरण हो सकता है सीमित प्रतिस्पर्धा। जब बाजार में प्रतिस्पर्धा कम अथवा नहीं होती है तो वस्तु की आपूर्ति का प्रायः दुकानदार का नियंत्रण होता है। ऐसी अवस्था में उपभोक्ता का शोषण होता है। तीसरा है निरक्षरता। निरक्षर उपभोक्ता को प्रायः बाजार तथा उसमें उपलब्ध वस्तुओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, फलस्वरूप उनका शोषण होता है। चौथा है सीमित सूचना। कई बार वस्तु के बारे में उपलब्ध सीमित सूचना भी शोषण का कारण बनती है, जैसे वस्तु के ऊपर उनकी निर्माण तिथि, प्रयोग की अंतिम तिथि आदि का अंकित न होना। अगला है प्रतिष्ठित ब्रांडों की नकली वस्तुओं की बिक्री द्वारा भी उपभोक्ता का शोषण होता है। प्रश्न संख्या 5 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? उपभोक्ताओं की संख्या में हुई अत्यधिक वृद्धि के मद्देनजर वृहद स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए व्यावसायिक कंपनियों पर दबाव डालने के लिए भारत सरकार द्वारा 1986 का उपभोक्ता कानून बनाया गया, जो कोपरा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6 है, अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में अपने कुछ कर्तव्यों का वर्णन करें। उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, अपने क्षेत्र के बाजार में जाने पर उपभोक्ता के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में कर सकता हूँ। पहला है, एक जागरूक उपभोक्ता को वस्तुओं के अवयवों, मूल्य, बैच संख्या, निर्माण व खराब होने की अंतिम तारीख, वस्तु निर्माता का पता आदि जानने का पूरा अधिकार होता है। दूसरा है, हमें दुकानदार से वस्तु के पक्के बिल की मांग करनी चाहिए। तीसरा है, हमें अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक दामों पर वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए तथा उपभोक्ता विक्रेता के अधिकतम खुदरा मूल्य से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल भाव कर सकता है। चौथा है, सूचना के अधिकार के अनुसार हमें वस्तु के संबंध में पूरी सूचना पाने का अधिकार है। पांचवा है, हम अपनी उपयुक्त शिकायतों के निवारण के लिए विभिन्न उपभोक्ता संगठनों तथा अदालतों की शरण ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है,
मान लीजिए आप शहद की एक बोतल और बिस्किट का एक पैकेट खरीदते हैं। खरीदते समय आप कौन सा लोगो या शब्द चिन्ह देखेंगे और क्यों? उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, चूँकि शहद एक कृषिगत वस्तु है अतः हम इसकी बोतल के ऊपर एगमार्क का चिन्ह देखेंगे। इसी प्रकार बिस्किट एक उपभोक्ता वस्तु है अतः हम इसके ऊपर ISI का चिन्ह देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा किन कानूनी मापदंडों का लागू किया जाना चाहिए? उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, भारतीय उपभोक्ताओं को समर्थ बनाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित मानदंडों को लागू करना चाहिए। पहला है सुरक्षा का अधिकार। प्रत्येक उपभोक्ता को ऐसी वस्तुएं एवं सेवाओं से सुरक्षित रखा जाना चाहिए जो उनके जीवन एवं संपत्ति के दृष्टिकोण से हानिकारक हैं। दूसरा, सूचना पाने का अधिकार। उपभोक्ता जिन वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदता है उनके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तीसरा है चुनाव करने का अधिकार। कोई भी उपभोक्ता चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो, कोई भी सेवा प्राप्त करता हो, उसे सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होना चाहिए। चौथा है क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। पांचवा है प्रतिनिधित्व का अधिकार। एक उपभोक्ता के नाते प्रत्येक को उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार। छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं के बारे में पूर्व ज्ञान तथा उपभोक्ता कल्याण से संबंधित सभी मामले आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को बताएं और प्रत्येक अधिकार पर कुछ पंक्तियां लिखें। उत्तर के रूप में हम लिख सकते हैं, पहला है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को अधिकार है कि वे उन वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सके जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक है। दूसरा है सूचना का अधिकार। इसके अंतर्गत गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता, स्तर और मूल्य आते हैं। तीसरा है चुनने का अधिकार। विभिन्न वस्तुओं को देख परख के चुनाव करने का आश्वासन। इसका अर्थ है संतोषजनक गुणवत्ता व सही मूल्य का आश्वासन। चौथा है सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता के हितों से जुड़ी उपयुक्त संस्थाएं, संगठन उपभोक्ताओं की समस्याओं पर पूरा ध्यान दें। पांचवा है शिकायतें निपटारे का अधिकार। उपभोक्ताओं के शोषण व अनुचित व्यापारिक क्रियाओं के विरुद्ध निदान और शिकायतों का सही प्रकार से निपटारा। छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इसमें उपभोक्ता हित से जुड़े प्रसंगों और वस्तुओं की जानकारी सम्मिलित है। प्रश्न संख्या 10 है, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन उपभोक्ता आंदोलनों के माध्यम से कर सकते हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके द्वारा विभिन्न उपभोक्ता संगठनों एवं समूहों का गठन किया जा सकता है। इस प्रकार के संगठनों जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन आदि के द्वारा उपभोक्ताओं के मार्गदर्शन के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। इनके द्वारा विभिन्न मामलों में उपभोक्ता आंदोलनों में उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व भी किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा करें। भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। पहला है, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत 1960 के दशक में हुई, जिसका 1970 के दशक में व्यापक प्रसार हुआ। दूसरा, इसके पश्चात 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। भारत में प्रति वर्ष 24 दिसंबर के दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा है, भारत संसार के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए उपभोक्ता आंदोलनों का प्रावधान है। चौथा है, वर्तमान में भारत में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिसमें से 20-25 ही अपने कार्य के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं। उपभोक्ता विकास के बावजूद भी भारत में उपभोक्ता आंदोलन के विकास को संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसकी निम्न कारणों के आधार पर आलोचना की जा सकती है। पहला है, भारत में उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया काफ़ी जटिल, खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। दूसरा, अधिकांश खरीदारियों के समय रसीद नहीं दिए जाने के कारण कार्यवाही के दौरान आवश्यक प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। तीसरा, बाजार में अधिकांश खरीदारियां छोटी फुटकर दुकानों से होती हैं। चौथा, उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के संदर्भ में मौजूदा कानून स्पष्ट नहीं है। पांचवा, उपभोक्ता आंदोलन की वृद्धि बहुत धीमी गति से हो रही है। छठा, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बाद भी असंगठित क्षेत्रों में ये विशेष रूप से कमज़ोर रहे हैं। और सातवां है, बाजारों में उपभोक्ता कानून के अनुसार बनाए गए नियमों एवं विनियमों का प्रायः पालन नहीं किया जाता है।